I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. यह ऑटो वार्मबियर हैं, एक अमेरिकी कॉलेज स्टूडेंट और टूरिस्ट जिनकी नॉर्थ कोरिया की ट्रिप एक असली बुरे सपने में बदल गई। 2016 में उन्हें नॉर्थ कोरिया के एक जेल कैंप में 15 साल की कड़ी मेहनत की सजा सुनाई गई, एक ऐसे अपराध के लिए जो देखने में मासूम लगता था और जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि उन्होंने किया ही नहीं था। सजा सुनाए जाने के बाद बाहरी दुनिया से उनका सारा कम्युनिकेशन काट दिया गया। जैसे जैसे नॉर्थ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव बढ़ता गया, ऐसा माना जाता है कि ऑटो का इस्तेमाल मोल भाव के लिए किया गया। अमेरिका ऑटो को वापस लाने में कामयाब रहा जब उन्हें नॉर्थ कोरिया में 1 साल से ज्यादा समय तक रखा गया था। लेकिन जब वह वापस आए तो वह पूरी तरह से एक अलग इंसान थे। उन्हें टॉर्चर करके ब्रेन डेड हालत में डाल दिया गया था। यह बहुत भयानक था। उनके माता पिता के अनुसार उनके हाथ और पैर पूरी तरह से खराब हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने प्लास से उनके नीचे के दांतों को फिर से लगा दिया हो। दुर्भाग्य से ऑटो की अपने परिवार के पास घर लौटने के 1 हफ्ते से भी कम समय में मौत हो गई। नॉर्थ कोरिया ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और ऑटो की मौत का कारण नींद की गोली के गंभीर रिएक्शन को बताया। लेकिन अमेरिका ने इसका विरोध किया और दावा किया कि उनकी मौत नॉर्थ कोरियाई सरकार के हाथों गंभीर पिटाई और टॉर्चर के कारण हुई थी। हम इस बारे में बात करेंगे कि उन्होंने कथित तौर पर क्या किया था, लेकिन नॉर्थ कोरिया के मानवाधिकारों के उल्लंघन के इतिहास को देखते हुए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उनके साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया। जो लोग नॉर्थ कोरियाई जेल सिस्टम से बच निकले हैं, उन्होंने दावा किया है कि गार्ड कैदियों को पीटते थे, टॉर्चर करते थे और यहां तक कि उन्हें भूखा भी रखते थे, जिससे कुछ लोग जिंदा रहने के लिए कीड़े मकोड़े खाने को मजबूर हो गए। यह दुनिया की सबसे डरावनी जगह है। उत्तर कोरिया बच्चों से मजदूरी करवाने के लिए भी जाना जाता है और कुछ मामलों में उन्हें मौत की सजा भी दी जाती है। सुप्रीम लीडर किम जोंग उन द्वारा नियंत्रित इस देश को एक तानाशाही माना जाता है, जिसका दुनिया में मानवाधिकारों का रिकॉर्ड सबसे खराब है। आज हम जानेंगे कि नॉर्थ कोरिया में रहने के दौरान ऑटो के साथ असल में क्या हुआ था, उसे एक राजनीतिक मोहरे के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया गया और क्या उसकी मौत के लिए सच में नॉर्थ कोरिया जिम्मेदार है। इससे पहले कि हम इस दुखद कहानी को सामने लाएं, ज्यादा शानदार सर्वाइवल कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। Hello everyone. When I was told that I'd have the honor of speaking at graduation, my first instinct was to find some key words. जब मुझे बताया गया कि मुझे ग्रेजुएशन में बोलने का सम्मान मिलेगा, तो मेरी पहली सोच कुछ खास शब्द ढूंढने की थी। ऑटो वार्मबियर एक साहसी, मेहनती, एथलेटिक 22 साल का लड़का था, जिसका भविष्य बहुत उज्जवल था। उसने 2013 में वायोमिंग हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया और अपने क्लासमेट्स में दूसरा सबसे ज्यादा जीपीए हासिल किया। उसे वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली, जहां उसने कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी की पढ़ाई की। ऑटो बैंकर बनना चाहता था, लेकिन अनगिनत घंटों के काम में फंसने से पहले वह आखिरी बार यात्रा करना चाहता था। ऑटो विदेशी देशों को घूमने का शौकीन था और उनकी सांस्कृतिक विभिन्नताओं से मोहित था। वह इजराइल, क्यूबा, इक्वाडोर और यूरोप के कुछ हिस्सों में जा चुका था। 2016 की शुरुआत में वह मई में ग्रेजुएशन के लिए घर लौटने से पहले अपने आखिरी सेमेस्टर के लिए हांगकांग में विदेश में पढ़ाई करने वाला था। चीन जाते समय उसने यंग पायनियर टूर्स के साथ नॉर्थ कोरिया जाने का फैसला किया। ये एक बजट फ्रेंडली ट्रैवल ग्रुप है जो पर्यटकों को ऐसी जगहों पर ले जाने में माहिर है जहां वे आम तौर पर नहीं जाते। उनका स्लोगन भी यही कहता है। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी जिसमें अपने नागरिकों को नॉर्थ कोरिया की यात्रा न करने की कड़ी चेतावनी दी गई थी। फिर भी
टूर ग्रुप ने दावा किया कि यात्रा सुरक्षित थी, यहां तक कि अमेरिकी नागरिकों के लिए भी। ऑटो के लिए यह सोचने वाली बात नहीं थी। उसने 5 दिन 4 रात की नए साल की पार्टी टूर के लिए साइन अप की। ऑटो और उसके टूरमेट्स के लिए चीजें हल्के फुल्के और मजेदार तरीके से शुरू हुई। कोई समस्या नहीं थी। ऑटो एक शानदार टूरिस्ट था। ऑटो के नए दोस्तों ने उसके अमेरिकी नागरिक होने का मजाक उड़ाने के लिए उसे इंपीरियल एनिमी का निकनेम दिया। वह इस ट्रिप पर सिर्फ 2 अमेरिकियों में से एक था, जिसमें कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियाई और यूरोपियन भी शामिल थे। कुल मिलाकर नए बने दोस्तों का यह ग्रुप एक दूसरे को काफी पसंद करने लगा था। यह ऑटो का आखिरी झात फुटेज है, इससे पहले कि उसे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े भयानक अनुभवों का सामना करना पड़े। उसी दिन बाद में उन्होंने एक बार में नए साल की शाम मनाई और फिर प्योंगयांग के मुख्य चौक पर हजारों उत्तर कोरियाई लोगों के साथ शामिल हो गए। टूरिस्ट अपने होटल लौट आए। कुछ लोगों ने ड्रिंक करना जारी रखा, जबकि ट्रिप के दौरान ऑटो का रूममेट डैनी ग्रैटन होटल की बॉलिंग एली देखने चला गया। कुल मिलाकर यह एक सफल नए साल की शाम थी। 2 जनवरी 2016 को ग्रुप को घर जाना था। वे सिक्योरिटी से गुजरे, जिसमें ऑटो और उसका रूममेट डैनी लाइन में आखिरी 2 थे। जब दोनों प्लेन में चढ़ने के लिए क्लियरेंस का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक 2 सैनिकों ने ऑटो को दूसरे कमरे में ले गए। उसके कंधे पर बस एक थपकी दी गई। 2 गार्ड उसे ले गए और मैंने हंसते हुए उससे कहा, ठीक है, अब हम तुम्हें आखिरी बार देख रहे हैं। और क्योंकि हम बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, ऑटो मुड़ा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। उन शब्दों में बहुत बड़ी विडंबना थी। तो आखिर ऑटो को क्यों हिरासत में लिया गया था? पीछे मुड़कर देखने पर मुझे पक्का लगता है कि कोई प्लान था और वह उसका हिस्सा था। जब प्लेन टर्मिनल से निकलने वाला था, बिना ऑटो के एक अधिकारी ने अनाउंस किया कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया है, क्योंकि वह बहुत बीमार था। हिरासत में लिए जाने के 2 महीने बाद आखिरकार पता चला कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया था। नॉर्थ कोरिया ने ऑटो पर उसके होटल के एक प्रतिबंधित इलाके से प्रोपेगेंडा पोस्टर चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। 29 फरवरी 2016 को एक रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑटो ने शांति से जुर्म कबूल कर लिया। उसे एक तैयार बयान से सीधे पढ़ते हुए देखा गया। बहुत से लोग, जिनमें उसके माता पिता भी शामिल थे, पक्का मानते हैं कि उसे कबूल करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। On the early morning of January 1st, 2016, I committed my crime. प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 हफ्ते बाद नॉर्थ कोरियाई सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो को 15 साल की जेल और कड़ी मेहनत की सजा सुनाई। अब आप शायद सोच रहे होंगे, एक पोस्टर चुराने के लिए 15 साल की जेल, यह थोड़ा कठोर लगता है। खैर, नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरियाई नेता का जिक्र करने वाली या दिखाने वाली किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाना या चुराना एक गंभीर जुर्म माना जाता है। फिर भी उस रात के बारे में जैसे जैसे और जानकारी सामने आई, तथ्य मेल नहीं खा रहे थे। ऑटो की कहानी एक टूरिस्ट की नशे में की गई गलती से ज्यादा नॉर्थ कोरियाई सरकार की सोची समझी चाल लग रही थी। एक तो वीडियो सबूत में एक धुंधली सी आकृति सुबह 2 बजे के आसपास एक पोस्टर उतारते हुए दिख रही है। यह भी पक्का करने का कोई तरीका नहीं है कि वह आदमी था या औरत। टाइमिंग भी गलत थी। ऑटो अपने टूरमेट्स के साथ नया साल मना रहा था। But were you even back at the hotel then? No, the time didn't match up at all. I remember getting back to the hotel somewhere around 3 a.m. Not at all before 2 a.m. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑटो का कबूलनामा भी समझ में नहीं आया। एक स्क्रिप्ट पढ़कर उसके बयान जबरदस्ती के लग रहे थे, जैसे उसे माफी की उम्मीद हो। उसने कहा कि उसने पोस्टर चुराने के लिए अपने सबसे शांत जूते पहने थे, जो चुपके से जाने के लिए सबसे अच्छे थे। उसने यह भी दावा किया कि यह मेथोडिस्ट चर्च और उसकी यूनिवर्सिटी की सीक्रेट जी सोसाइटी के कहने पर किया गया था। इन दोनों के CIA से संबंध थे। उसने कहा कि यह सब कोरियाई लोगों की काम की नैतिकता और प्रेरणा को नुकसान पहुंचाने के लिए
एक ट्रॉफी घर लाने की कोशिश में किया गया था। हाँ, यह मुझे काफी संदिग्ध लगता है। बेशक चर्च और जी सोसाइटी दोनों इन चौंकाने वाले दावों से इनकार करेंगे, और इसके अलावा ऑटो यहूदी था और चर्च से जुड़ा नहीं था। I never should have allowed myself to be allured by the United States administration to commit a crime in this country. तो क्या ऑटो को सच में फंसाया गया था? और उसके माता पिता क्यों मानते हैं कि उसकी गिरफ्तारी उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम से जुड़ी थी? यह संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तर कोरिया संबंधों में बहुत संवेदनशील समय था। इसीलिए उत्तर कोरियाई लोग जानते थे कि वे उन्हें मोल भाव के लिए इस्तेमाल करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर कोरियाई सरकार के बीच संबंध कभी अच्छे नहीं रहे हैं, और ऑटो के मामले ने हालात बद से बदतर कर दिए। हिरासत में लिए जाने के कुछ ही दिनों बाद उत्तर कोरिया ने एक परमाणु हथियार माना जाने वाला परीक्षण किया था, और कुछ हफ्ते बाद एक मिसाइल लॉन्च। इससे संयुक्त राष्ट्र ने उन पर और प्रतिबंध लगाए, और अमेरिकी सरकार ने दक्षिण कोरिया की सेना के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया। संयुक्त अभ्यास के जवाब में उत्तर कोरियाई सरकार ने एक पहले से और आक्रामक परमाणु हमले की धमकी दी। तो ऑटो इन सबसे कैसे जुड़ा है? ऐसा माना जाता है कि उसे न केवल आयात और निर्यात प्रतिबंधों को कम करने के लिए, बल्कि संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के लिए एक राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 2016 अमेरिका के लिए चुनाव का साल था, और हो सकता है कि उत्तर कोरियाई सरकार ने इसे अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के तरीके के तौर पर देखा हो। एक साल से ज्यादा समय तक ओबामा और ट्रंप दोनों सरकारों ने ऑटो को सुरक्षित घर वापस लाने की उम्मीद में सरकारी अधिकारियों को विदेश भेजा। हालांकि उसके माता पिता महीनों तक अपने बेटे की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहे, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह ठीक है। वही सरकार जिसने शुरू में उन्हें चुप रहने के लिए कहा था, इस डर से कि कहीं हालात और खराब ना हो जाएं। ऑटो के पिता फ्रेड के अनुसार उस पूरे समय हमें बताया गया कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। CIA द्वारा, हमारे विदेश विभाग द्वारा। इस वादे के बावजूद माना जाता है कि ऑटो को बंदी बनाए जाने के दौरान बुरी तरह पीटा गया और शायद टॉर्चर भी किया गया। 소문은 있거든요. 뭐 내심처에서는 다 해요, 거의나. 네. 그렇게 많이는 안 했는데 그분이 감옥에 있으면서 간수들이 있잖아요. 간수들이 많이 때렸대요. 왜 때렸냐면 언어가 안 되잖아요. वाटरबोर्डिंग एक पूछताछ की तकनीक है जिसका इस्तेमाल डूबने जैसा महसूस कराने के लिए किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैर कानूनी है और इसे सबसे बुरे टॉर्चर तरीकों में से एक माना जाता है। अगर किसी को लंबे समय तक वाटरबोर्डिंग किया जाता है तो उसके दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे स्थायी नुकसान या उससे भी बुरा मौत हो सकती है। जोसेफ यून, उत्तर कोरियाई नीति के लिए अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि ने 17 महीनों तक अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत का नेतृत्व किया, यानी जून 2017 तक, जब चीजें और खराब हो गईं। जब पता चला कि ऑटो कोमा जैसी हालत में था यून, राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन ने मांग की कि वे उत्तर कोरिया जाएं और अमेरिकी को घर वापस लाएं। उत्तर कोरिया पहुंचने पर यून ने माना कि ऑटो को घर वापस लाने की कोई गारंटी नहीं थी। उन्होंने शुरुआत में यून या उनके साथ आए डॉक्टर को ऑटो से मिलने भी नहीं दिया। गहन बातचीत के बाद उत्तर कोरिया ने यून और मेडिकल टीम को ऑटो से मिलने की इजाजत दी। हालांकि उन्होंने जो देखा वो वैसा बच्चा नहीं था जिसकी तस्वीरें मीडिया आउटलेट्स में घूम रही थी। आखिरकार दोनों सरकारें एक समझौते पर पहुंची और ऑटो आखिरकार घर वापस जा रहा था, लेकिन उसके माता पिता से उसे अच्छी सेहत में घर वापस लाने का वादा टूट गया। जब यून ने पहली बार ऑटो को देखा तो वह पीला पड़ा हुआ था और लगभग बेजान था। उसकी नाक में फीडिंग ट्यूब लगी हुई थी। ये साफ था कि ऑटो अब कभी पहले जैसा नहीं होगा। उत्तर कोरियाई डॉक्टर जो ऑटो की देखभाल कर रहे थे, उन्होंने दावा किया कि वो अपने बचाव से 1 साल पहले की तुलना में खराब हालत में अस्पताल आया था। बाद में पता चला कि ऑटो 17 महीनों में से 15 महीने कोमा में था जब उसे हिरासत में लिया गया था। भले ही ऑटो को उसके माता पिता के पास घर लौटा दिया गया था,
फिर भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी थे। और सबसे साफ सवाल ये था कि जब ऑटो जेल में था तो उसके साथ क्या हुआ। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि नींद की गोली पर रिएक्शन के कारण उसे बोटुलिज्म हो गया और वो कोमा में चला गया। लेकिन अमेरिका ने तर्क दिया कि ये उत्तर कोरियाई लोगों द्वारा की गई गंभीर पिटाई के कारण हुआ था। घर लौटने पर ओटो एक वेजिटेटिव स्टेट में था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था और ना ही उसका कोई कंट्रोल था उसके शरीर पर। हमने बुराई देखी उसकी आंखों में। उसने बस भयानक चीजें देखी थीं और वो एक ऐसे जानवर जैसे प्राणी में बदल गया था जिसे मैं गले नहीं लगा सकती थी और जिससे मुझे कोई एहसास वापस नहीं मिल रहा था। ये भयानक था। मेडिकल जांच और ब्रेन स्कैन के बाद ये साफ था कि ओटो को गंभीर ब्रेन डैमेज हुआ था, शायद हार्ट अटैक की वजह से। हैरानी की बात है कि टॉर्चर या शारीरिक शोषण के कोई पक्के संकेत नहीं थे। कोई ठीक हो रही हड्डियां टूटी नहीं थीं या कोई ऐसे संकेत नहीं थे जिससे पता चले कि उसे मारा गया था। लेकिन उसके पैर पर एक बड़ा निशान था और उसके दांत टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे, जिससे और शक पैदा हुआ। ऐसा लगा कि ओटो के दिमाग के दोनों हिस्से एक जैसे डैमेज हुए थे, जिससे यह दावा गलत साबित हुआ कि उसके सिर पर चोट लगी थी। आमतौर पर सिर पर चोट लगने से एक खास हिस्से पर असर पड़ता है, पूरे दिमाग पर एक साथ नहीं। अपने बेजान बेटे के पास 6 दिन लेटे रहने के बाद ओटो के माता पिता फ्रेड और सिंडी वॉर्मबियर ने उसकी फीडिंग ट्यूब हटाने का दिल दहला देने वाला फैसला किया। ओटो वॉर्मबियर की आधिकारिक तौर पर 19 जून 2017 को मौत हो गई। ओटो के माता पिता ने नॉर्थ कोरिया पर मुकदमा किया और जीत गए, क्योंकि उस देश ने दावों का विरोध नहीं किया। उन्हें हर्जाने के तौर पर $501 मिलियन दिए गए। हालांकि यह किसी भी चीज से ज्यादा एक प्रतीकात्मक जीत थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने पैसे देने से मना कर दिया। मामले की देखरेख कर रहे जज ने दावा किया कि नॉर्थ कोरिया टॉर्चर के लिए जिम्मेदार था। बंधक बनाना, ओटो वॉर्मबियर की गैर कानूनी हत्या और उसकी मां और पिता को लगी चोटें। जनवरी 2022 में वॉर्मबियर को $2,40,000 दिए गए, जब अमेरिकी सरकार ने एक नॉर्थ कोरियाई बैंक से संपत्ति जब्त की। फिर भी कोई भी रकम उस सदमे को खत्म नहीं कर सकती जो उन्होंने अपने बेटे को खोने के बाद सहा है, और आगे भी सहते रहेंगे। आज तक फ्रेड और सिंडी ने नॉर्थ कोरिया की सीमाओं के अंदर छिपी बुराई को बेनकाब करना अपना मिशन बना लिया है। अगर आप नॉर्थ कोरिया जाने का प्लान बना रहे हैं तो ओटो की कहानी को एक चेतावनी के तौर पर इस्तेमाल करें, खासकर अगर आप अमेरिकी हैं। और नॉर्थ कोरिया में करने वाली सबसे बुरी चीज़ों के बारे में हमारा वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चले कि क्या नहीं करना है। अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी रोमांचक वीडियो के साथ।